वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। तो आज राज्य कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट में आज 30 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें से 28 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। सबसे बड़ा प्रस्ताव यह है कि विजिलेंस विभाग को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर कर दिया गया है। शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के टीचर्स के लिए अच्छी खबर है। राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों को 2 साल का सेवा विस्तार मिलेगा। महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी की संविदा बढ़ाई गई है। इससे 257 गेस्ट टीचर्स को फायदा मिलेगा। कृषि विभाग के अनुभागों का शासन स्तर पर एकीकरण किया गया है। अब कृषि विभाग के 4 अनुभागों के बजाय सिर्फ एक ही अनुभाग होगा। इसके अलावा केदारनाथ हेलीपैड के विस्तार को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केदारनाथ हेलीपैड को चिनूक हेलीकॉप्टर के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे केदारनाथ तक आवश्यक सामान पहुंच सकेगा। इसके अलावा उपनल के लिए सभी दरवाजे खोल दिए गए हैं। पर्यटन में प्रोत्साहन कूपन योजना को भी मंजूरी दी गई है। कम से कम 3 दिन के टूर पर उत्तराखंड आने वाले टूरिस्ट को इसका फायदा होगा। ऑनलाइन बुकिंग पर प्रति टूरिस्ट 1000 रुपए का कूपन मिलेगा। वहीं यमुनोत्री में रोपवे का काम जल्द शुरू होगा। इसे पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा। रोपवे बना रही कंपनी के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद कंपनी की 3.5 करोड़ की बैंक गारंटी सरकार जब्त करेगी। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील प्रभात लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुनील, जो आज त्रिवेंद्र कैबिनेट में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए अपर्णा, कैबिनेट में वैसे तो 28 फैसले आए। हालांकि आज इसकी ब्रीफिंग नहीं हो पाई क्योंकि मानसून सत्र नज़दीक है। 23 सितंबर से मानसून सत्र को शुरू होना है। लेकिन इसमें भी 5-6 बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। खासकर अगर मैं केदारनाथ में हेलीपैड विस्तार की बात करूं तो सरकार ने इसको हरी झंडी दे दी और ये बताया गया कि यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। इसके लिए हेलीपैड का विस्तार किया जाएगा ताकि बड़ी मशीनें वहाँ पर पहुँचाई जा सके और केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण काम चल रहा है उसमें तेजी लाई जा सके। लेकिन इसके पीछे अपर्णा, अगर आप देखें तो जिस तरह से चीन से तनातनी यहाँ पर बढ़ रही है और केदारनाथ का ये इलाका हाई एल्टीट्यूड वाला है, सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, तो इसको सामरिक दृष्टिकोण से भी एक बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला माना जा रहा है कि केदारनाथ में एक बड़े हेलीपैड का निर्माण होगा जहाँ पर सेना के चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भी आसानी से लैंड कर सकेंगे। दूसरा जो फैसला था वो विजिलेंस डिपार्टमेंट को सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर करने का फैसला है। अभी तक होता ये था कि जो तमाम विजिलेंस जांचें हैं, जिसके जैसे उत्तराखंड में आपने देखा कि समाज कल्याण विभाग का जो करोड़ों का बहुचर्चित जो घोटाला है, जिसमें अभी तक दर्जनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो सबसे पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट को ही था और ऐसे दर्जनों फाइलें, दर्जनों जांचें विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास डम पड़ी हुई हैं। अभी तक आरटीआई के जरिए आम जनता ये जान जाती थी, ये समझ जाती थी कि जो जांचें हैं, जो सरकारी स्तर पर जो लंबित जांचें हैं, उनका स्टेटस क्या है। लेकिन इसके बाद अब लोग ये नहीं जान पाएंगे और जो फाइलें हैं वो अपनी रफ्तार से, जो सरकारी कामकाज की एक रफ्तार होती है, वो विजिलेंस डिपार्टमेंट करता रहेगा। तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि सरकार ने खुद को सेफ कॉर्नर में रख दिया है विजिलेंस डिपार्टमेंट को आरटीआई के अधिकार से बाहर करके। तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय था अपर्णा, वो पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का है, जिसमें एक शब्द था पंचायत जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हों, क्षेत्र पंचायत सदस्य हों या ग्राम प्रधान हों, उनको अधिनियम में लोक सेवक माना गया। और लोक सेवक होने के कारण ये पंचायत प्रतिनिधि जो छोटे मोटे विकास कार्य होते थे, ये जो ठेके होते थे, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते थे। पिछले कई दिनों से पंचायत प्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे थे और खुद कई विधायक भी इनकी अगुवाई में आगे आए थे। उन्होंने सीएम से यहाँ पर बात कही जा रही थी। सुनील, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ अस्थिरता पैदा कर भ्रामक खबर चलाने के आरोप में एक न्यूज पोर्टल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड एसटीएफ डीआईजी को ईमेल से शिकायत भेजी है। अजय भट्ट की शिकायत है कि सोशल मीडिया पर एक पोर्टल के जरिए कुछ लोग सरकार को लेकर भ्रामक खबरें छाप रहे हैं। अजय भट्ट की शिकायत पर एसटीएफ भी एक्टिव हो गई है और साइबर क्राइम सेल को इसकी जांच सौंप दी गई है। दी गई थी, प्राइमा फेसी इसमें एफआईआर पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो इसमें जो हमारे डिप्टी एसपी हैं, उनको डायरेक्शन दिए गए हैं एफआईआर पंजीकृत किए जाने के लिए। एफआईआर हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसमें बीजेपी के विधायकों की नाराजगी खबरों के बीच झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल का बड़ा बयान आया है। देशराज कर्णवाल का कहना है कि बीजेपी का कोई भी विधायक मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है, केवल मंत्री बनने की होड़ में विधायक अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इसीलिए विधायक अपने साथ कई और विधायकों के होने का दावा कर पार्टी संगठन को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। नहीं, विधायक नाराज नहीं है, विधायक नाराज नहीं है, विधायक मंत्री बनने के होड़ में है।
वो तो मंत्री बनने जा रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं, क्योंकि 3 पद खाली है, अब वो भरे जाने हैं। तो वो मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है, वो संगठन को अपनी ताकत दिखा रहे हैं उनके साथ जा करके, आ करके। अब मेरे साथ इतने विधायक हैं, मेरे साथ इतने विधायक हैं, तो ये तो मंत्री बनने का मामला है, ये कोई लड़ाई का भिड़ाई का मामला नहीं है। हमारे संगठन ने साफ कह दिया है, किसी विधायक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम आदमी पार्टी प्रदेश में तीसरा राजनीतिक विकल्प देने की बात तो कर रही है, लेकिन नेतृत्व की कमी पार्टी में शुरुआत से ही दिखने लगी है। इन दिनों देहरादून से लेकर हल्द्वानी तक आम आदमी पार्टी के नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं और कई नेताओं को अपने पाले में कर रहे हैं। वहीं दावा है कि इन लोगों के भरोसे 2022 में बीजेपी और कांग्रेस के अरमानों पर झाड़ू फेर दिया जाएगा। लेकिन पार्टी में शामिल अधिकतर लोग पहले से ही बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा जैसी राजनीतिक पार्टियों की परिक्रमा लगाते रहे हैं और यही बात दूसरी राजनीतिक पार्टियों को निश्चिंत कर रही है। आम आदमी पार्टी को यहाँ 10,000 वोट भी नहीं मिलेगा और एमएलए तो उनका कोई जीतेगा ही नहीं। बाकी मैं आदमियों पर क्यों चर्चा करूं, इसी घर में सब आते रहे, आगे भी आ जाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो स्थापित चेहरों की राजनीति नहीं बल्कि मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए चेहरे मायने नहीं रखते। स्थापित चेहरों की राजनीति है, इसी राजनीति को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। आम आदमी पार्टी जो कहती है हम राजनीति बदलना चाहते हैं, उसके आधार में यही बातें हैं कि स्थापित चेहरों की जगह नए चेहरे आएं और वो आएं जो कि जनता के लिए काम करना चाहते हैं। आपका दावा अपनी जगह है, लेकिन एक बात साफ है कि किसी भी युद्ध में सेनानी की जरूरत होती है। ऐसे में राजनीति के बोझे चेहरों के सहारे झाड़ू कितना दम दिखा पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। विधानसभा के मॉनसून सत्र को शुरू होने में 3 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है, लेकिन अभी भी ये तय नहीं हो पाया है कि सत्र वर्चुअली होगा या फिर सदस्य सदन में बैठेंगे। इसको लेकर पिछले कई दिन से लगातार कसरत जारी है, लेकिन अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि यह भी हो सकता है कुछ विधायक हाउस में बैठे और कुछ विधायक वर्चुअली सेशन में जुड़े। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश से भी एक दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष होने के कारण इंदिरा हृदयेश ने वर्चुअली कनेक्ट होने से इनकार किया है। हर पहलू में हम लोग विचार कर रहे हैं, वर्चुअल पे भी हम विचार कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होगा ही, सैनिटाइजर भी हम वहाँ रखेंगे भी, यहाँ भी करेंगे, रैपिड टेस्ट, दूसरे टेस्ट कराने की भी हम विचार कर रहे हैं। यानी कुल मिला के सोशल डिस्टेंसिंग और सारे विषय को जो मानक हैं इस समय और सभी का पालन करते हुए हमारा सत्र ठीक ठाक संपन्न हो, उसको लेके हम लोग पूरे हर पहलू पर विचार करें। ऑन सोशल मामले में हाईकोर्ट ने पीड़ित की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। डीएनए के सवाल पर कोर्ट बाद में सुनवाई करेगा। सरकार ने डीएनए को फर्जी बताया है, तो वहीं व्हाट्सएप पर रुपए मांगने का मामला भी कोर्ट में उठा। महिला के वकील ने कहा कि पैसे देने की बात विधायक की पत्नी की ओर से कही गई थी। इस महिला का दावा है कि पुत्री विधायक महोदय से है, जिस पर इन्होंने अपने विधायक महोदय से बच्ची के अधिकारों के रक्षा के लिए बात उठाई, तो जिसके बदले में उनके विरुद्ध रीता नेगी जी द्वारा यह एफआईआर दर्ज की गई अपने पति को बचाने के लिए। पिछली तारीख में इस पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा यह बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो ये साबित करते हैं कि याचिकाकर्ता ने पैसे मांगे। उत्तरकाशी से खबर है, यहाँ गंगोरी के पास असीगंगा में नेपाली नागरिक के बहने की जानकारी मिली है। स्थानीय लोगों ने नदी से शख्स को रेस्क्यू किया और उसे बचाया। फिलहाल शख्स को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है, उसका इलाज चल रहा है। चमोली के बिरही पुल के पास अचानक पहाड़ी से भारी मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। वहीं इस दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गनीमत है कि जिस वक्त पहाड़ी से मलबा गिरा उस वक्त वहां गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो रही थी, वरना यहां कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल हाईवे से मलबे को हटाया गया, गाड़ियों की आवाजाही दोबारा शुरू कर दी गई है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पहाड़ी से अचानक मलबा गिरना शुरू हो गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहां से गाड़ियां नहीं गुजर रही थी। जेसीबी की मदद से इस मलबे को हटाया गया, उसके बाद गाड़ियों की आवाजाही शुरू की गई, लेकिन काफी देर तक बद्रीनाथ हाईवे बाधित रहा।
नैनीताल में दो टैक्सी ड्राइवरों में मामूली सी बात को लेकर जंग छिड़ गई। वाकया तलीताल के बस स्टैंड का है, जहां पहले तो पेन ड्राइव के लिए झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद बस स्टैंड जंग का मैदान बन गया। गाली गलौज से शुरू हुए इस झगड़े के बाद दोनों में हाथापाई और जमकर मारपीट शुरू हो गई। हालांकि एक शख्स इस बीच बचाव करने के लिए भी आगे आया, लेकिन ये दोनों लड़ना नहीं छोड़ते हैं और इनके कुछ साथी इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लेते हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से ये गुत्थम गुत्था है। एक शख्स भी बचाव करने के लिए आगे आता है, लेकिन ये उसकी भी नहीं सुनते। दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे, इस तरह का गुस्सा इन पर हावी है और काफी देर तक इसी तरह आपस में उलझे रहे। साथियों ने इस पूरे वीडियो को अपने मोबाइल में कैद किया और फिर वायरल कर दिया। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां कलेक्ट्रेट को अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ऑफिस को बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक कलेक्ट्रेट में बाहरी लोगों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगले 2 दिन के लिए कलेक्ट्रेट बंद रहेगा। अगर आपका कोई काम है तो आप इस बात को संज्ञान में रखें कि अगले 2 दिन आपका कलेक्ट्रेट में आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। कलेक्ट्रेट में बाहर का प्रवेश बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक, और साथ ही 2 दिन तक ये कलेक्ट्रेट बंद रहेगा। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां जिला महिला अस्पताल में कोरोना के केस आने के बाद ओपीडी को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अस्पताल में मौजूद प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ही कुछ मेडिकल स्टाफ के लोग भी यहां कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद ओपीडी बंद करने का फैसला लिया गया। यही नहीं, ऑपरेशन थिएटर को भी सैनिटाइज किया गया है। 4 महीने की प्रेग्नेंट औरत और उसका हस्बैंड पॉजिटिव है। प्रेग्नेंट जिसका सीजर हो चुका था उसको जो है वहीं पर आइसोलेट कर दिया गया है। जिस डॉक्टर और जिस टीम में करा था ऑपरेशन, उनको पूरा एंटीजन टेस्ट करा दिया गया है और उनको उसी पेशेंट को देखने के निर्देश दिए गए हैं। ओपीडी बंद करा दी गई है, ओटी को सैनिटाइज करा दिया गया है और 2 दिन बाद ओपीडी देखने के आदेश दिए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 22,000 पार कर चुका है, जबकि 300 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते आंकड़े से अब पुलिस भी अछूती नहीं रही। राज्य में करीब 690 पुलिस जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से अभी तक 2 पुलिस जवानों की मौत भी हो चुकी है और इनके संपर्क में आए करीब 4000 पुलिस जवान आज भी क्वारंटीन पीरियड में चल रहे हैं। वह इतने जवानों के छुट्टी पर होने से पुलिस के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। प्रयास यही है कि जो हमारे थाना चौकी हैं, जिनको एसओपी बताई गई है, उस हिसाब से काम हो। लेकिन फिर भी कई बार इस तरह की स्थितियाँ होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आते हैं, जहाँ पर तमाम प्रिकॉशन लेने के बाद भी संक्रमण होने की संभावना बनी रहती है। तो उस हिसाब से जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनको जो इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में जो गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से भी कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। और इसके अलावा जो हमारी पुलिस लाइन है, क्योंकि वहाँ पर हमारी ज़्यादातर पुलिस फैमिलीज़ वहाँ पर रहती हैं, तो वहाँ पर भी एक एसओपी बनाई गई है ताकि संक्रमण को हम लोग मिनिमाइज कर सकें। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों अक्सर मगरमच्छों को देखा जा रहा है। आज 2 गांव से 2 मगरमच्छ रेस्क्यू किए गए। दापकी गांव में वन विभाग की टीम ने एक बड़े मगरमच्छ को रेस्क्यू किया, तो दूसरी तरफ लक्सर के केहड़ गांव के पास नाले से एक मगरमच्छ को पकड़ा गया। इसको सुरक्षित भोगपुर गंगा में छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ लक्सर वन विभाग कार्यालय के सामने भी एक 9 फीट लंबे सांप को पकड़ा गया और पत्थर की जगह में छोड़ दिया गया। उसके दांतों में हल्का सी मार दिया। तो फिर आज हमने 2 मगरमच्छ और 1 सांप का रेस्क्यू किया है। एक मगरमच्छ दिन में हमने पकड़ा था दापकी कला गांव से, और इसको सुरक्षित रेस्क्यू करके भोगपुर के पास गंगा नदी में छोड़ दिया गया। एक मगरमच्छ और हमने पकड़ा है। ये मगरमच्छ हमने केड़ा गांव के पास नाले से पकड़ा है। इसको अभी रेस्क्यू कर लिया गया है और सुरक्षित इसको गंगा नदी में छोड़ा जाता है। टिहरी के प्रतापनगर से खबर है, जहां कोर्दी गांव में भालू के हमले में 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें 108 की मदद से जिला अस्पताल बौराड़ी लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है घर के अंदर एक भालू ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद मां को बचाने के लिए बेटा बाहर आया तो भालू ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया। भालू के हमले में दोनों ही जख्मी हो गए। वहीं शोरगुल मचाने के बाद भालू वहां से भाग निकला। मकान के आगे जो है ना, खलिहान में जो है पोते को खिला रही थी, तो एकदम जो है जैसा बगल में से भालू निकला तो इनमें झपट पड़ा मेरी घरवाली के पास। और उतने में जब वो चिल्लाने लगे तो उतने में लड़का आया अंदर से, लड़का छुटाने लगा तो उसमें भी उसको भी काट दिया। 2 लोग आ रखे हैं भालू के हमले से घायल होके, जिसमें से काफ़ी चोट लगी है दोनों लोगों को, जिसमें से एक महिला हैं, उनके फेस पे भी चोट है, और एक पुरुष हैं जिनके सर पे काफ़ी चोटें हैं। तो दोनों को फर्स्ट एड दे रहे हैं, सूचरिंग हो रही है। और
रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में इन दिनों एक बाघिन का खौफ दिखाई दे रहा है। यहां बाघिन अपने 2 शावकों के साथ टेढ़ा खत्ता में तिलमठ मंदिर के आसपास दिखाई दे रही है। बाघिन यहां कई मवेशियों का भी शिकार कर चुकी है। बाघिन के डर के चलते यहां के लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। यहां के लोग मवेशियों के लिए चारा और रसोई के लिए लकड़ी लाने जंगल में जाते हैं। साथ ही पीने के लिए पानी भी बाहर स्रोत से ही लाना होता है। ऐसे में इन गाँव वालों को अब कई मुश्किलों से 2 चार होना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत दिक्कत है। यहाँ पे कई दिनों से टाइगर चल रहा है, उसके साथ 2 बच्चे हैं और 3 दिन पहले भी उसने गाय मारी। कल उसने एक यहाँ पे बैल मार दिया, अभी वो यहीं पे पड़ा है। तो गांव में काफ़ी डर का माहौल है। हमको शेर बाघ की डर है और गाय भैंस जंगल जाते हैं, खाते रहे जंगल में। और हमको भी डर लग रही है। इधर जा रहे घास के लिए तो डर ही है, उधर जा रहे तो डर ही है। एक तरफ पीएम मोदी रिसर्च पर जोर देने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ पूरे देश के लिए ऑक्सीजन बैंक का काम करने वाले उत्तराखंड के जंगलों में रिसर्च के नाम पर बजट ही नहीं है। आखिर क्यों है ऐसा, इस रिपोर्ट में देखिए। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से घिरे उत्तराखंड के लिए प्रकृति की नियामतें किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं से उत्तराखंड की एक अलग पहचान है। लेकिन इस अनोखी पहचान को खोने का डर भी बना हुआ है, क्योंकि इस वन संपदा को संरक्षित करने के लिए जरूरी शोध कार्य नहीं हो पा रहे हैं। कहने को तो वन विभाग ने अलग से रिसर्च विंग बना रखी है, लेकिन इसके पास महज 2.5 से 3 करोड़ का ही बजट है, जिससे रिसर्चर्स की सैलरी के साथ केदारनाथ से लेकर कुमाऊं तक रिसर्च होनी है। ये मुद्दा समय समय पे इस बात के लिए उठाते रहे हैं कि रिसर्च को और बजट आवंटन हो, और हम लोग को उम्मीद है कि भविष्य में अलग अलग सोर्सों से जो है रिसर्च के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी। रिसर्च विंग न सिर्फ बजट की कमी से जूझ रहा है, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों की भी भारी कमी है। विंग में 2 डीएफओ की तैनाती होनी चाहिए, साथ ही 5 एसडीओ और 10 रेंजर भी जरूरी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अधिकतर पोस्ट खाली हैं। ऐसे में बिना साइंटिफिक रिसर्च उत्तराखंड के वन कितने साल तक जिंदा रहेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज खुल गए हैं। पंच प्यारों की अगुवाई में कपाट खोले गए। सचखंड से पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को दीवान हॉल में रखा गया। मुख्य ग्रंथी सिंह जी द्वारा मुखवाक लिया गया, साथ ही सुखमणि का पाठ भी शुरू हो गया है। चंपावत से खबर है, जहां ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, जिसकी वजह से सड़क किनारे कई जगहों पर नए स्लाइडिंग जोन बन गए हैं। वहीं नए जोन बनने की वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं। वहीं टनकपुर से चंपावत और पिथौरागढ़ जाने वाली गाड़ियों और यात्रियों के लिए सड़क से गुजरना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं है। बारिश के दौरान ये सड़क और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वहीं सड़क निर्माण में लगी कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी भी मानते हैं कि बारिश के दिनों में सड़क का निर्माण जोखिम भरा है। टनकपुर से लेकर के पिथौरागढ़ तक ऑल वेदर रोड बन रही है। इस रोड में जगह जगह स्लिपिंग हो रही है, पेड़ गिर रहे हैं, जिससे आने जाने वाले नागरिकों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रशासन ने थोड़ा सदगुण लेकर के जो जहाँ पर भी स्लाइडिंग हो रही है वहाँ पर ध्यान दे करके सुरक्षा बरतनी चाहिए। मानसून के दौरान हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको पता ही है विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। कुछ जोन जो पहले से खतरनाक जोन थे तो उनको हमने स्लो प्रोटेक्शन के द्वारा यहाँ पर दीवार लगाकर उनको ठीक कर दिया है। लेकिन अभी मानसून में बरसात ज़्यादा होने से कुछ नए जोन भी एक्टिव हुए हैं। मानसून के दौरान अगर आप टनकपुर से लेकर घाट तक ऑल वेदर का सफ़र कर रहे हैं, थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि इस मानसून के दौरान 25 से ज़्यादा ऐसे स्लाइडर जोन बने हैं जहां पर पहाड़ी दरकने की वजह से न सिर्फ मलबा गिर रहा है बल्कि पेड़ भी गिर रहे हैं, जो सड़क में चलने वाले लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, चंपावत। 125 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर 17 अंडरग्राउंड टनल भी बनाई जा रही है। इनमें सबसे बड़ी टनल की लंबाई 15 किलोमीटर है। समस्या यह है कि रेलवे ट्रैक का अधिकतर हिस्सा फॉरेस्ट एरिया में है। ऐसे में कई टनल के अंदर जंगली जानवरों के घुसने और इसके चलते दुर्घटना की आशंका हमेशा ही बनी रहेगी। गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई रेलवे निगम और फॉरेस्ट अधिकारियों की मीटिंग में तय किया गया कि इसके लिए सभी टनल के दोनों ही सिरों पर सेंसर वाले गेट लगाए जाएंगे, जो ट्रेन के आने पर खुद ही खुल जाएंगे और ट्रेन के जाते ही बंद भी हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो रेलवे ट्रैक पर इस तरह का ये देश में पहला एक्सपेरिमेंट होगा। ये ट्रेन डिरेल ना हो जाए, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट
फॉरेस्ट के दृष्टिकोण से रहा तो ये तय हुआ कि टनल्स में कुछ हम ऐसे ऑटोमेटिक गेयर्स रादर डोर्स, हम उसको ऑटोमेटिक डोर्स को हम वहाँ पे लगाएं जो सेंसर से चलें, जो ट्रेन के आने वक्त खुल जाएं और जब ट्रेन निकल जाए तो वो बंद हो जाएं ताकि उसमें जंगली जीव न घुस पाएं। रुद्रप्रयाग का एक गांव जो 25 साल पहले वीरान हो गया था, उस गांव में एक युवा ने फिर से उसे आबाद करने की कोशिश की है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। वैसे तो उत्तराखंड के कई जिलों से लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो पलायन कर चुके लोगों के लिए मिसाल बनकर उभरे हैं। रुद्रप्रयाग के जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर बरसू गांव में भी एक ऐसे ही युवा हैं जो वीरान हो चुके गांव में फिर से अलख जगा रहे हैं। विजय सेमवाल 6 साल पहले अपने गांव पहुंचे और स्वरोजगार करने की ठानी। इसके बाद बंजर खेतों में सब्जी का उत्पादन किया और मुर्गी पालन भी शुरू किया। तो मैं यहाँ पे साग सब्जियाँ उगा रहा हूँ और मुर्गी पालन, गाय पालन इत्यादि जो है स्वरोजगार की तरफ काम कर रहा हूँ। विजय सेमवाल ने 6 साल पहले जो स्वरोजगार अकेले शुरू किया था, उनके साथ आज कई युवा भी उनके साथ जुड़ गए हैं। सेमवाल बताते हैं कि स्वरोजगार से उन्हें अच्छी तो कमाई हो रही है, साथ ही उन्हें देखकर दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासी भी बंजर जमीन पर अपना काम शुरू कर रहे हैं। कुछ लोकल लोग भी हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं, कुछ जो है कि नीचे के भी हैं फ्रेंड्स के, तो खेती बाड़ी का काम करते हैं। साग सब्जी उत्पादन करीब 100 नाले पे हम सब्जी उत्पादन कर रहे हैं और मुर्गी पालन कर रहे हैं। 6 से 7 सालों से यहाँ पर जो सेमवाल जी अपना स्वरोजगार के रूप में, कृषि के रूप में और खेती के साथ साथ मुर्गा पालन और मच्छी पालन में लगे हुए हैं। बरसू गांव के एक युवा की बदौलत पूरा गांव हरा भरा होने लगा। काश हर गांव में एक विजय सेमवाल जैसा युवा होता तो बरसू गांव की ही तरह पलायन से बंजर हुए गांव दोबारा आबाद हो जाते। विजय सेमवाल उन हजारों प्रवासियों के लिए भी रोल मॉडल हैं जो कि अब कोरोना के कारण अपने गांव लौटे हैं और यहां पर रोजगार की संभावना तलाश रहे हैं। शैलेंद्र रावत, न्यूज 18, रुद्रप्रयाग। उत्तरकाशी में कोरोना काल में प्रभावित हुई साहसिक खेल गतिविधियों को दोबारा जीवित करने के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ओर से विशेष पर्वतारोहण अभियान चलाया गया, जिसके तहत संस्थान के 3 सदस्यीय दल ने जिले के सीमांत नेलांग घाटी क्षेत्र स्थित 3 चोटियों पर पहली बार आरोहण किया। अभियान को रिकॉर्ड 6 दिन में कामयाबी से पूरा किया गया है। जानते हैं कि एनआईएम पिछले कुछ समय से उत्तराखंड हिमालय में जो अनचार्टेड टेरेन है और जो अनचार्टेड पीक है जहाँ पे आज तक कोई नहीं चढ़ा, उनको क्लाइम करने के लिए काफ़ी प्रयासरत है। इसी सीरीज़ में हमने पिछले 3 वर्षों के दौरान 10 से ज़्यादा ऐसी पीकों का आरोहण किया है कि जो आज तक किसी ने चढ़ी नहीं थी, जो कि अनस्केल्ड और अननेम्ड थी। और अब वक्त हो गया है पहाड़ टॉप 10 का। खटीमा के जंगलों में अभी भी कुछ लापरवाह लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान पर्यावरण को हो रहा है। टिहरी नगर पालिका के अभियान का असर दिखाई दे रहा है। अब लोग सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग कर सफाई कर्मियों को दे रहे हैं। उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में कोरोना के 2 और मामले आने के बाद हड़कंप। एटीआई कर्मचारी संघ ने लापरवाही का लगाया आरोप। टिहरी में आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ऑफिस को 2 दिन के लिए बंद किया गया। गढ़वाल केंद्रीय यूनिवर्सिटी के खेल स्टेडियम को बनाएगा रेलवे। 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था स्टेडियम। पिथौरागढ़ में छात्र संघ ने प्रतियोगी और विश्वविद्यालय की परीक्षा एक साथ कराने के खिलाफ पिंडदान कर अपना विरोध जताया। अल्मोड़ा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को कई संगठनों का जिला अस्पताल में 4 दिन से जारी है धरना। कांग्रेस ने भी धरने को दिया समर्थन। कोटद्वार में दुगड्डा ब्लॉक के जुआ गांव के लोग सिलगाड़ नदी के चलते हैं परेशान। नदी के उफान पर आने के बाद गांव वाले हो जाते हैं कैद। पौड़ी में 64 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। श्रीनगर गढ़वाल में मिले हैं 57 केस। श्रीनगर गढ़वाल कोतवाली को भी किया गया सील। देहरादून में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य सचिव ने सभी विभागों को तय समय में काम पूरा करने के दिए निर्देश। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए फटाफट खबरें।